स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज वाले इस वाले वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के, पिछली बार मैथ्स को बताया था, अभी रीजनिंग के बताऊंगा। रीजनिंग के एकदम एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और ये वाला जो वीडियो होने वाला है एग्जाम का, एकदम जो लेटेस्ट पैटर्न है, मतलब इस साल एकदम ट्रेंडिंग में जिस पैटर्न के क्वेश्चन रहे, वो पूरा का पूरा स्पेसिफिक पैटर्न आपके सामने लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। और इसी पैटर्न पर आधारित आप आने वाले समय पे जितने भी एग्जाम दोगे, आमीन में, पटवारी में, व्यापम के जितने भी आगे एग्जाम होंगे, सीजीपीएससी का जो एग्जाम होगा, उसमें ये वाला जो वीडियो है ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये हाजिर है आपके लिए एकदम बेहतरीन रीजनिंग का नया वीडियो, जो कि एग्जाम के एकदम नए पैटर्न पर आधारित है। मेरे साथ वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं, जो कि एकदम न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, आमीन और पटवारी के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ फाउंडेशन ऑफर्स भी रखे हुए हैं। आप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप में जाकर या फिर इन दिए हुए नंबर पर कॉल करके इस टेस्ट सीरीज की पूरी जानकारी ले सकते हैं और सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट एनरोल भी हो सकते हैं। चलो जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन वाले सेक्शन पर। ये आ गया मेरे पास एकदम बेहतरीन नए हिसाब का क्वेश्चन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आइए इस वाले क्वेश्चन को इत्मीनान से एक बार पढ़ते हैं, फिर अपन इसको अटेम्प्ट करेंगे। सही है, चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सुनते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई कुछ व्यक्तियों ने खर्च दिए हुए हैं अपने, ये उनके ABCDE जो लिखे हुए हैं, ये दरअसल खर्च लिखे हुए हैं। इन्हें मासिक बचत के बढ़ते क्रम में लिखना है आपको, मतलब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, जो भी इनकी सेविंग्स होगी उस पर। ठीक है, तो सेविंग क्या होती है? सेविंग, जैसे मान लिया इंसान कुछ भी कमाता है तो या तो उड़ाता है या तो बचाता है। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान की जो कमाई है वो उसका खर्च और बचत का ही सम होती है। मानते हो ना, कंफर्टेबल हैं आप लोग? तो जो बचत होगी वो कुछ और नहीं, कमाई माइनस खर्च होगी। ठीक है, तो यहाँ पर खर्च लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई 10% उसने यात्रा में खर्च किया, 30% उसने खाना खाने में खर्च किया, 10% उसने किराए में खर्च किया और 25% उसके बाकी दोस्तों के साथ उसको घूमना होगा, गाड़ी पेट्रोल भरवाना होगा, ये सब उसने खर्च कर दिया। तो टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिया? 10 और 10 20 और 30 50 और 25 हो गया 75। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि टोटल 75% उसने खर्च कर दिया है। तो 100 में से अगर वो 75% खर्च करेगा तो बचत कितने परसेंट की रखेगा? 25% की बचत रखेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो बचत है वो 25% की है। ऐसे पता चला? कंफर्टेबल है आप लोग? अब वैसे ही मैं ऑप्शन नंबर 2 में देखता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 में देख रहा हूँ कि 15 15 30 और ये हो गया 40 और 40 और 25 हो जाएगा 65। 65% उसने उड़ाए हैं, तो 100 में से 65 घटाऊंगा तो 35% उसने बचाए होंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर तो 15 15 30 और 20 50 और 5 55, 55% उसने उड़ाए हैं, तो 100 में से 55 माइनस करूंगा तो 45% उसने बचाए होंगे। वैसे यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि 30 और 20 हो जाएगा 50 और 10 हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 70। 70% उसने उड़ाए हैं, तो 100 माइनस 70 मतलब 30% उसने बचाए होंगे। वैसे यहाँ पर है 40 और 30, 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 में एक और 5 95, 95% उसने उड़ाए हैं, तो 5% उसने बचाए होंगे। क्या ही किया, 5% भी बचा के वो भी उड़ा ही देता, पूरा खा पी के सब बराबर। तो अब मुझे क्या करना है, इसका बढ़ते क्रम बनाना है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा जो है सबसे पहले आएगा, तो सबसे छोटा है ई, जो कि पहले आने वाला है, बहुत ही बढ़िया। फिर 5 के बाद आने वाला है मेरे पास 25, 25 मतलब आ जाएगा ए, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। और फिर आएगा मेरे पास 30, मतलब ऑप्शन नंबर आएगा डी, तो ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। अभी अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें इसी तरह के जमाने वाले उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, तो ये एकदम नए पैटर्न का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन पर कहता है, चलो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। इस वाले क्वेश्चन पे कहता है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं। अब एक दिन में घंटे कितने होते हैं? एक दिन में होते हैं भैया 24 घंटे। तो आपसे पूछा दरअसल 24 घंटे में जो घड़ी की सुइयां हैं कितने बार मिलती हैं? मिलते हैं से कहने का अर्थ है, जैसे सोचो 12 बज रहे हैं, 12 बजने का अर्थ है कि बड़ा कांटा और छोटा कांटा एक के ऊपर एक आ जाता है ना। जैसे मान लो कि 3:15 बज रहे हैं, 4:20 बज रहे हैं, 5:25 बज रहे हैं, 6:30 के लगभग। तो ये जो सभी मैंने टाइमिंग बोले, इन सभी टाइमिंग पर बड़ा कांटा और छोटा कांटा एक के ऊपर एक आ चुका होता है। जुगाड़ करते हुए इस वाली बात को, तो मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ये वाला समय है जिसपे जो कांटे हैं वो एक के ऊपर एक आते हैं। सवाल पूछ रहा है आपसे कि 24 घंटे में कांटे कितने बार एक के ऊपर एक आएंगे। ठीक है भाई, निकालते हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि 12 घंटे में कांटे कितने बार एक के ऊपर एक आते हैं, फिर अपन डबल कर देंगे तो 24 बार का पता चल जाएगा, 24 घंटे का पता चल जाएगा। ठीक है, अब फिर इस वाली चीज को समझो। 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, ये वो समय है जिसमें जो कांटे हैं वो एक के ऊपर एक आ रहे होते हैं। मानते हो इस वाली बात को? अब समझो इस वाली बात को। तो मैं ये बोल रहा हूँ 1:05, 2:10, 3:15, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि हर घंटे में एक बार वो दोनों कांटे एक के ऊपर एक आ रहे हैं। तो मैंने इस वाली बात को समझा कि हर घंटे में एक बार दोनों कांटे एक के ऊपर एक आते हैं, तो 12 घंटे में 12 बार आ जाने चाहिए थे, लेकिन 12 इसका सही जवाब नहीं है। क्यों? इस वाली बात को समझिए। ये बात सच है कि हर घंटे में एक बार दोनों कांटे एक के ऊपर एक आते हैं, लेकिन 11, 12 और 1, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में
एक ही बार दोनों कांटे एक के ऊपर एक आते हैं और वो भी कब? जब एग्जैक्ट 12 बजते हैं। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंसेप्ट ये है कि हर घंटे में एक बार वो दोनों कांटे एक के ऊपर एक आएंगे, लेकिन इन 2 घंटों में 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार आते हैं। तो बाकी के 10 घंटों में 10 बार और इन 2 घंटों में एक बार, तो टोटल 11 बार 12 घंटों में कांटे एक के ऊपर एक आते हैं। तो मैंने इस वाली चीज को समझा कि 12 घंटों में 11 बार कांटे एक के ऊपर एक आते हैं। सवाल यह है 24 घंटे में कितने बार आएंगे? जब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में हो जाएगा 11 का डबल 22 बार, और वही इसका सही जवाब हो जाएगा। बेकार करते हैं अपन लोग, कंफर्टेबल है, बेहतरीन क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। ये बनाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। इसी पैटर्न के क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम में आएंगे। अभी ये मत सोचो कि क्या टफ है और क्या इजी है। अभी इस वाली चीज को समझो कि यार एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वीडियो में आपको कोई ट्रिक दिखाने के लिए नहीं, कोई कठिन और आसान चीजें बताने के लिए नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं उससे आपको रूबरू करवाया जाए। और ये अभी पूछे जाने वाला पैटर्न है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो जरा कोशिश करते हैं। सुनो, कह रहे एक कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रमोशन 5 साल के अनुभव अथवा 2 लगातार वर्षों में उत्तम रेटिंग प्राप्त करने पर देती है। मतलब आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको 5 साल वहां पर बिताने होंगे और एट द सेम टाइम आपको 2 लगातार बार उत्तम की रेटिंग मिलनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किसे प्रमोशन मिला होगा? अब बता दो कि इनमें से किसको प्रमोशन मिल गया होगा। तो पहला है राहुल। राहुल ने 6 वर्ष तक काम किया है। ठीक है भाई, उसने बोला था कि 5 साल का अनुभव होना चाहिए या 2 बार लगातार उत्तम आना चाहिए। तो इसने तो 6 साल तक काम कर लिया ना, भले इसको उत्तम नहीं मिला तो क्या हुआ, इसने 6 साल तक काम कर लिया, इसका मतलब 5 साल का आंकड़ा क्रॉस कर दिया, तो इसको प्रमोशन हम लोग देंगे। प्रिया ने 3 साल तक ही काम किया। चलो ठीक है, ये वाले में प्रिया फेल हो गई कि उसका भी 3 ही साल हुआ, लेकिन उसको 2 लगातार बार उत्तम मिलना चाहिए। तो देखो 2 लगातार बार उत्तम मिल गया, तो प्रिया को भी प्रमोशन मिल जाएगा। वैसे अनुभव 4 वर्ष का है, मतलब 5 साल वाले के कैटेगरी में फेल हो गया। देखता हूं क्या 2 बार लगातार बार उत्तम मिलता है, तो इसको 1 बार उत्तम मिल रहा और 1 बार अच्छा मिल रहा, मतलब ये प्रमोशन नहीं ले पाएगा। वैसे इस वाली स्थिति में इसने 2 वर्ष तक काम किया और 1 बार उत्तम और 1 बार खराब है, तो इसको तो कतई नहीं दिया जाएगा। तो किसको किसको प्रमोशन मिलेगा? राहुल और प्रिया को, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आइडिया स्वीकार है। एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है वो एकदम इसी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित चल रही है। और सबसे मजेदार बात यह है कि टेस्ट सीरीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन देंगे उसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा हमारे तुरंत ऐप पर कि आपकी भाई क्या रैंक आई और कितने नंबर आए, और उसके तुरंत बाद आपको सॉल्यूशन और आंसर के मिल जाएगा। और सॉल्यूशन सिर्फ पीडीएफ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा सर? आपको सॉल्यूशन का वीडियो मिलेगा। मजा आ गया ना सुन के? चलो फिर कोशिश करते हैं, इस तरफ आ जाओ, इसे सुनते हैं। देखो तो जरा, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि किसी कुट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आपको इन सारे क्वेश्चन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। आपको बोल रहा है हमने बर्ड को क्या लिख दिया भैया? ELUG लिख दिया है, और बढ़िया। तो आपसे पूछ रहा है फिश को आप क्या लिख कर आओगे? चलो एक बार कोशिश करते हैं मेरे साथ में। उसने मेरे को बताया कि हमने बर्ड को लिखा है EULG, तो मैं देख रहा हूँ BCD, फिर होता है E, IJK और फिर होता है L, PQRSTU फिर होता है U, EF और फिर होता है G। तो मैं देख रहा हूँ कि ना 2 लेटर स्किप करने हैं मेरे को यहाँ पर। तो चलो 2 लेटर स्किप करते हैं। FGH तो आ जाएगा I, IJK तो आ जाएगा L, PQRSTU तो आ जाएगा V, और GHIJ और फिर आ जाएगा K। तो इसका जो जवाब है वो है ILVK। इस हिसाब से जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है C। ना टफ सोचना है ना आसान सोचना है, एग्जाम में आने वाला पैटर्न सोचना है। सही है। चलो फटाक से चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया नया वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष मतलब कि लीप ईयर नहीं है। चलो इसकी मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी दे देता हूँ। थ्योरी ये है, लीप ईयर या अधिवर्ष क्या होता है। देखो हर 4 साल बाद ऐसा होता है कि जो फरवरी है वो 28 नहीं 29 दिन की होती है। सामान्य रूप से हमारे सभी वर्षों में फरवरी 28 दिन की आती है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ष हैं जिसमें फरवरी हम लोग 28 दिन की नहीं बल्कि 29 दिन की जीते हैं। पॉइंट वाला स्वीकार हो गया। अब ये कौन से वर्ष होते हैं? ये जो वर्ष हैं ये हर 4 साल में एक बार आते हैं। तो इसीलिए ऐसा सोचा जाता है कि हर वो वर्ष जो 4 से डिवाइड होता होगा उसमें फरवरी 29 दिन की होती होगी, इसका मतलब वो अधिवर्ष या लीप ईयर होता होगा। पॉइंट आ गया समझ में? तो ऐसा सोचा जाता है कि हर वो वर्ष, जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं 1996 को आप 4 से काटोगे तो 1996 जो है 4 से बहुत अच्छे तरीके से कट जाएगा, इसीलिए ये एक लीप वर्ष है। लेकिन जैसे अगर आप सोचना चाहोगे 2226 जो है 4 से नहीं कट पाएगा, इसीलिए ये एक लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष होने से फरवरी 29 दिन की होती है और लीप वर्ष नहीं होने से फरवरी 28 दिन की होती है। जो लीप वर्ष नहीं होता है उसमें साल के 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है उसमें साल के 366 दिन होते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी बताया कि देखो ये डिफरेंस होता है इनमें। तो क्योंकि
जो लीप वर्ष है वो हर 4 साल में आता है, तो इसलिए ऐसा सोच लिया गया कि अच्छा जो साल 4 से डिवाइड होता होगा उसको हम लीप ईयर्स मानेंगे, और जो साल 4 से डिवाइड नहीं होता होगा उसे लीप ईयर नहीं मानेंगे, ऐसा सोच लिया गया। तो आप अगर ध्यान देंगे तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो 4 से कट जाएंगे, और उसने बोला है कि कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा मैं? तो यहाँ पर मेरी पेन अटक गई। तो इस वाली चीज को समझिए, ये वाली बात एकदम सही है कि हर वो वर्ष जो 4 से डिवाइड होता है लीप ईयर होता है, लेकिन उसमें कैटेगरी बनाई गई है। वो कैटेगरी क्या है, इस वाली चीज को समझिए। बात सही है लेकिन अधूरी है, उसको मैं पूरा कर देता हूँ, थोड़ा इत्मीनान से समझिए। कैटेगरी ये है, कैटेगरी ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है, तो उसके लिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ईयर सेंचुरी ईयर है और कौन सा ईयर नॉन सेंचुरी ईयर है। ठीक है, सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष। तो हर वो साल जिसके अंत में डबल जीरो आता है, जैसे मान लिया उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पर 24 डबल जीरो, 21 डबल जीरो, 20 डबल जीरो, तो हर वो साल जिसके अंत में डबल जीरो आता है वो सेंचुरी ईयर मतलब कि शताब्दी वर्ष कहलाता है। बाकी सारे साल, इनको छोड़कर बाकी सारे साल, जैसे कि 1996 हो गया, 1899 हो गया, ये सभी साल जो है नॉन सेंचुरी ईयर की श्रेणी में आते हैं। 2020 हो गया, है ना, ये सभी साल जो है, ये सभी साल जो है नॉन सेंचुरी ईयर की श्रेणी में आते हैं। तो पहले कैटेगरी, पहला जो स्टेप है लीप ईयर है या नहीं ये पता करने का, कि आपको पता करना चाहिए कि कौन सा सेंचुरी ईयर है और कौन सा नॉन सेंचुरी ईयर है। मैंने बताया कि सेंचुरी ईयर वो होता है जिसके अंत में डबल जीरो आता है, और इनको छोड़कर बाकी सभी जो होते हैं वो नॉन सेंचुरी की श्रेणी में आते हैं। अब नियम क्या है? नियम ये है कि जितने भी नॉन सेंचुरी ईयर होंगे वो दरअसल 4 से डिवाइड होंगे। अगर आपको जानना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो इसको 4 से काटो, तो क्योंकि ये 4 से कट जा रहा है इसलिए लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से नहीं कट पा रहा है इसलिए लीप ईयर नहीं है, ये 4 से कट जा रहा है इसलिए लीप ईयर है। तो नॉन सेंचुरी ईयर के लिए अपने पास थ्योरी है कि वो 4 से कटना चाहिए। ये बात तो स्वीकार कर लिया, बहुत एकदम करेक्ट बात है। लेकिन सेंचुरी ईयर के लिए 4 से कटने की थ्योरी नहीं है, सेंचुरी ईयर के लिए 400 से कटने की थ्योरी है। तो हर वो सेंचुरी ईयर जो 400 से कट पाता है वो दरअसल लीप ईयर कहलाता है, और बाकी कोई लीप ईयर नहीं कहलाते हैं। ये बात आपको स्वीकार हुई, कंफर्टेबल है आप लोग? अब जरा इस वाली चीज को समझिए। ये जो 2400 है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, तो ये 4 नहीं 400 से काटा जाएगा। तो जब इसको 400 से काटोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 24 से 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। जब 2100 को आप 400 से काटोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन ये 21 है ये 4 से नहीं कट पाएगा इसलिए लीप ईयर नहीं है। वैसे ही 2000 को जब 400 से काटोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 20 भी 4 से कट जाएगा तो इसलिए लीप ईयर है। समझो कि कौन कैसे लीप ईयर होता है और कौन कैसे लीप ईयर नहीं होता है। बात आ रही है पकड़ में? कंफर्टेबल है आप लोग यहाँ तक? तो इस वाले ऑप्शन में मुझे, क्योंकि ये सारे के सारे शताब्दी ईयर दिए हुए हैं, तो इन सभी को मुझे 400 से डिवाइड करना था, ना कि 4 से। और जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कट पाएगा। उसने पूछा था कि कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो हाँ मेरा 2100 लीप ईयर नहीं है, और वही तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। पता चला? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना आपको ना क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन से जरूर रूबरू करवा रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको थ्योरी भी डिलीवर कर रहा हूँ, ताकि आप जब वीडियो अटेंड कर रहे हैं तो आपको आसपास की चीजें भी पता चले, तो उससे आपको क्वेश्चन का एंड टू एंड अंदाजा हो जाएगा। हंसते ना? चलो फिर से कोशिश करते हैं। आइए इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन पे लिखता है, बताओ, कॉलम मैच करके देना है उसको अपने को। चलो भाई कॉलम मैच करने वाला काम शुरू करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठना है। मतलब आज वाला जो सेशन है हमारे लिए एकदम यूनिक सेशन है, स्पेशल सेशन है, तो इसको अपने को पूरा फायदा उठाना है। और कभी कभी अगर ऐसे यूनिक सेशन मिल रहे हैं तो इसको अपने को एकदम भिड़ के यूटिलाइज करना है। चलो जरा देखते हैं। बोल रहा है कि भाई इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो ये कुछ और नहीं है, ये 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, और ये 5 की घात 2 होगा। तो यहाँ पर 5 की घात 2 आएगा, 5 की घात 2 कुछ और नहीं होता, होता है 25, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन छड़ जाएगा। तो ए पर जो है 3 आ रहा है, तो ये गलत है और ये गलत है, इन दोनों में कोई सही हो सकता है। सही है, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब वो मेरे से बोल रहा है कि इसे देखो जरा, 5 10 20 40, तो मैं क्या देख रहा हूँ, डबल हो रहा है, 5 का 10 डबल, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। तो यहाँ पर जो है 80 चढ़ना चाहिए, 80 मतलब ये वाला ऑप्शन है, मतलब बी पर जो है फर्स्ट आ जाना चाहिए, बी पर फर्स्ट आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये वाला गलत हो गया और ये वाला मेरे ऑप्शन बच गया। ठीक है, बाकी आप सभी खुद से कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कंफर्टेबल है आप लोग? स्वीकार है? एकदम एग्जाम में इसी तरह के मैचिंग मिलाने वाले क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, और आपके आने वाले समय में बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। चलो आइए फिर से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अरे बाप रे, ये जो स्टेटमेंट और असर्शन वाले जो क्वेश्चन है, या फिर असर्शन और जो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसको इत्मीनान से एक बार सीखते हैं कि कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, चलो जरा फोकस करो। क्या करेगा इस तरह के क्वेश्चन में, क्वेश्चन का पैटर्न समझ लो। क्या करेगा इस तरह के क्वेश्चन में कि आपको दो चीजें दे देगा, एक देगा कथन और एक देगा कारण। ठीक है, तो आपको ना कथन पढ़ना होता है और देखना होता है कि जो अगला जो स्टेटमेंट है, मतलब अगला जो कारण के रूप में जो लिखा हुआ है, क्या वो इस कथन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। पॉइंट है समझ में? कथन बना कर देगा, कारण लिख कर देगा, और आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये जो कारण है वो उस कथन को जस्टिफाई किया या नहीं। चलो जरा यहाँ पे कोशिश करते हैं। कथन में लिखा हुआ है श्रृंखला CFIL का अगला पद O होगा, CFIL का अगला पद O होगा, वो ऐसा पूछ रहा है मुझसे। तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो मुझे पता चलता है CDEFGHIJKL
MNO, तो हाँ एकदम मुझे दिखाई दे रहा है कि दो दो लेटर में स्किप करके ओ तक पहुंच पा रहा हूं। तो ये जो चीज उसने मुझे लिख कर दी है कथन के रूप में, ये एकदम सही लिख कर दी है कि हाँ कथन तो एकदम सही है, क्योंकि देखो पहला आपका स्टेप है, बाद में देखेंगे जस्टिफाई किया कि नहीं किया। पहला आपका स्टेप है, आपको ये देखना है कि जो लिखा है वो सही भी लिखा है या नहीं लिखा है। तो हाँ जो कथन लिखा है वो सही लिखा है। चलो अब कारण सुनते हैं। कारण में वो बोल रहा है कि श्रृंखला अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक चौथे अक्षर को दर्शाती है। तो ये श्रृंखला बनी है, ये जो श्रृंखला बनी है ये अंग्रेजी माला के प्रत्येक चौथे अक्षर को दर्शाती है। तो ये क्या चौथा अक्षर होता है कि तीसरा अक्षर होता है? अरे ये तो तीसरा अक्षर होता है, और ये बोल रहा है चौथे अक्षर को दर्शा रही है। ये तो बात एकदम गलत बोल दी इसने। तो मतलब मैंने इस वाली बात को नोटिस किया। जस्टिफाई करना तो बात की बात देखेंगे, लेकिन जो इसने कारण लिख के दिया है वो गलत लिख के दिया है। क्यों? क्योंकि जो सी है वो तो तीसरे स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर कब से आने लग गया? चार का पहाड़ा थोड़ी लिखा है वो। क्योंकि कथन जो है सही है और जो कारण जो है पूरी तरीके से गलत है। जस्टिफाई बात की बात गलत है, इसीलिए मैं ऑप्शन चुनने वाला हूं, ऑप्शन नंबर सी। देखो कह रहा है कथन सत्य है और कारण असत्य है। मानते हो इस वाली बात को? कंफर्टेबल हो? चलो आ जाओ फिर से आगे बढ़ते हैं, इस पर चलते हैं, सुनते हैं कि वो इस पर क्या कह रहा है। ये रहा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन पर कहता है कि बैड को 7 लिखा आपने, बैड को आपने 7 लिखा। तो कभी भी अगर ऐसा कोडिंग वाला फॉर्मेट आता है जिसमें कि अल्फाबेट लिखे हुए हैं और उसके बाद उसने नंबर लिख दिया, तो यूजुअली सामान्य रूप से उसका अप्रोच होता है कि वो ना अल्फाबेटिकल पोजीशन देखता है। ठीक है, तो बैड का अल्फाबेटिकल पोजीशन देखता हूँ। बी का होता है 2, ए का होता है 1 और सी का होता है 4। तो 2, 1 और 4 को जब मैं जोड़ूंगा तो वो 7 के बराबर होगा। तो मैंने क्या कोड को डिकोड किया कि जो भी लेटर लिखे हुए हैं उनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन लो और पकड़ के जोड़ दो, आपको उसका कोड मिल जाएगा। जो भी लेटर लिखे हुए हैं, तो इसको याद रखने के लिए मैंने आपको कई दफा एक ट्रिक बताई हुई है, वो है इजोटी। इजोटी दरअसल कुछ और नहीं है, वो दरअसल 5 का टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि टी जो है 20वें स्थान पर है, मतलब एस जो है 19वें स्थान पर होता होगा, ए पहले स्थान पर और डी जो है चौथे स्थान पर। इसको जोड़ूंगा तो जोड़कर आएगा 24। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वीकार है यहाँ तक सारे बच्चों को? कंफर्टेबल है आप लोग इसमें? आगे बढ़ जाओ। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा, ऐसा फील आ रहा होगा कि हाँ यार एकदम इसी तरह का क्वेश्चन सर मैं पेपर देकर आया था आरक्षक का, एकदम इसी तरह का क्वेश्चन मेरे को मिला था। चलो फिर से कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से श्रेणी में कौन सा पैटर्न नहीं रखती है। बोल रहा है कि भाई कोई ऐसा इसमें श्रेणी है जो कि ना प्रॉपर पैटर्न नहीं रख रही है। तो आपको पहले सबको डिकोड करना पड़ेगा, फिर देखेंगे कौन सा पैटर्न नहीं रख रही है। ठीक है, तो ये है 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, मतलब इसमें 2 2 प्लस हो रहा है, ये लॉजिक है इसका। ठीक है, 3 5 7 9 11, इसमें 2 2 प्लस हो रहा है, ये भी उसका लॉजिक है। 1 3 6, अब यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया, 1 और 2 3, 3 और 2, यहाँ पर 5 होना चाहिए था लेकिन 6 आ गया, मतलब ये वाला पैटर्न नहीं रख रही है ना। 13 15 17 19 21 प्लस प्लस 2 का पैटर्न है, 2 3 5, अब यहाँ पे 7 होना था, 6 आ गया, मतलब ये भी पैटर्न नहीं रख रही है। तो कौन सा पैटर्न नहीं रख रही है? तीसरी और चौथी पैटर्न नहीं रख रही है, तीसरी और पांचवी, सॉरी तीसरी और पांचवी पैटर्न नहीं रख रही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। स्वीकार करते हो आप? कंफर्टेबल है यहाँ पर लोग? डन है? तो आप ना इस तरह के क्वेश्चन एकदम एग्जाम में देखोगे, इसी पैटर्न के क्वेश्चन वो आजकल पूछ रहा है, एकदम टफ नहीं पूछ रहा है वो, लेकिन वो ना इस पैटर्न में बनाकर पूछ रहा है जिससे ना ऑप्शन क्रैक करने में बच्चों को समय लग जा रहा है और समय कम दे रहा है आजकल। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे। तो अपने को ना इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है पेपर में, समझ गए? चलो फिर से कोशिश करते हैं। आइए, इसे हम लोग एम्बेडेड फिगर बोलते हैं, मतलब कि आकृति को जो है मैच कराना बोलते हैं। तो वो क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन पे दरअसल सुनते हैं। तो उसने क्या किया ना, 4 ऑप्शन दे दिए, मैं मुंह से बोल देता हूँ, आप भाषा में पढ़ लेना। उसने ना अपने को 4 ऑप्शन दे दिए, ये रहे वो 4 ऑप्शन, और आपको बोल रहा है कि ये जो सवाल में जो आकृति बनी हुई है, सवाल में जो आकृति बनी हुई है, ये इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति का हिस्सा हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाल में जो आकृति दी हुई है वो दिए गए ऑप्शन में कौन से वाले ऑप्शन का हिस्सा हो सकती है। पॉइंट आ गया समझ में? कंफर्टेबल है आप लोग? अब आप इस वाले शेप को देखो, ये है वो शेप, ये है वो शेप। आपको बताना है कि ये वाला जो शेप है, ये वाला जो शेप है, ये कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ढूंढूं तो मुझे ये वाला जो शेप है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है लाल में लाल। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन का जवाब बोल रहा हूँ कि भैया कुछ और नहीं, बी होगा। सेट है? कंफर्टेबल है आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन की आप भाषा को पढ़िए, मैं क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने आपको ये सवाल दिया और 4 ऑप्शन दिए, तो हमको ये बताइए कि सवाल में जो आकृति दी हुई है वो ऑप्शन में दिए गए कौन से वाली आकृति के समान है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आराम से सवाल को समझ लो कि सवाल में जो आकृति दी हुई है वो ऑप्शन में दिए गए कौन से वाले आकृति के समान है। चलो जरा देखते हैं। तो जब मैं गौर करता हूं तो ये वाला जो एग्जैक्ट शेप है मुझे बी में दिखाई दे रहा है। तुम्हें भी दिख रहा है क्या? बोलो तो मस्त है ना? एकदम इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ना टफ ना इजी, एकदम डिसेंट लेवल का क्वेश्चन। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है ना लगभग बच्चों के दिमाग में प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि नया तरीके से वो पूछ रहा है। क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन जो तरीका वो जो बना रहा है, सही जोड़ी वाला, कथन और कारण वाला, और फिर उसके बाद जो है जमाने वाला नया पैटर्न है। चलो फिर से कोशिश करते हैं, आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आ गया ना आपके लिए कथन और कारण वाला? चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है
परिमेय संख्या जिसको हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं, उसकी परिभाषा उसने लिख कर दी हुई है। एक संख्या जिसे एक अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में बता सकते हैं, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है भाई, बता देना बहुत ही अच्छी बात है। फिर वो क्या कहता है, वो कहता है जहां अंश और हर दोनों पूर्णांक होते हैं, बोल रहा है कि जो p और जो q होते हैं ना, दोनों ही पूर्णांक मतलब कि इंटीजर होते हैं, वो आपको ऐसा बोल रहा है। ये दोनों ही जो है ना इंटीजर होते हैं, अच्छी बात है, होते हैं। फिर बोल रहा है कि हर जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जो q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब आपको बोल रहा है कि मैंने कथन और कारण यहाँ पर लिख के दिए हुए हैं और आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन को चुनना है। बढ़िया, क्वेश्चन तो मेरे को समझ में आ गया है। अब एक बार हल करने की कोशिश करता हूँ। कथन में कहता है कि 0/-3 एक परिमेय संख्या है। बोल रहा है 0/-3 एक परिमेय संख्या है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि जो कथन लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है। ये आपको पहले सोचना। मैं 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, आप अपने दिमाग में वो सोच बना लीजिए। उम्मीद है कि आपने तय कर लिया होगा कि वह परिमेय संख्या है, मतलब वो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो जैसी उसने परिभाषा ली है उसके हिसाब से हाँ ये एक परिमेय संख्या है। उसने परिभाषा में बोला कि 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है। उसने बोला इंटीजर होना चाहिए, तो भैया इंटीजर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। उसने नेगेटिव इंटीजर लिया हुआ है, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या तो है, इसका मतलब जो कथन लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। कारण कारण बोल रहा है 0 और ऋण 3 दोनों पूर्णांक है। हाँ भाई, ऋण 3 जो है ऋण पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या हुआ, इंटीजर तो है ना। तो जो कारण है वो भी एकदम सही है और वो इस कथन को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो मैंने देखा कि दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन को जस्टिफाई भी करता है, इसलिए मैं टिक करके आ रहा हूं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अभी लेटेस्ट इस साल जो एग्जाम होगा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे साथ करनी है। ठीक है, चलो आ जाओ फिर से कोशिश करते हैं। बढ़िया, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो अभी-अभी जो पेपर हुआ था ना, उसमें ना उसने ना थोड़ा-सा खेल खेला, तो मैंने उस खेल को भी इसमें डाल दिया है। उसने ऐसा खेल खेला कि बोला मैं रीजनिंग पूछ रहा हूँ और उसमें ना विज्ञान का क्वेश्चन पूछ लिया था। बोला मैं रीजनिंग पूछ रहा हूँ और देश की परिभाषा पूछ लिया था। अपन क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा ऐसा मिक्स पैटर्न खेलते रहेंगे मेरे साथ में, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा-सा इस वाली चीज़ को समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा कृत्रिम रेशा मतलब जो सिंथेटिक फाइबर है, उसको दर्शाता है। बहुत ही बढ़िया, नायलॉन, रेशम, रेयॉन, पॉलिएस्टर। तो जो ये जो रेशम है, ये दरअसल जो है नेचुरल होता है, बाकी नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर सारे के सारे जो है कृत्रिम होते हैं। तो जे, एल और एम मुझे सही लग रहा है, ठीक है? कंफर्टेबल है अपन? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है कि भाई इसका क्रम जमाइए। अभी इसी साल जो आरक्षक का जो उसने एग्जाम करवाया था, उसमें जो है उसने इसी तरह का क्रम जमाने के लिए दे दिया था। ज़्यादा टफ नहीं था वो, लेकिन वो क्रम जमाना था। तो बच्चों का क्या प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा, नया पैटर्न आ गया, तो प्रेशर बन गया और समय ज़्यादा लग गया। बना तो लिए होंगे, लेकिन समय ज़्यादा लग गया। अपन प्रैक्टिस करके जाएंगे, कम समय बनाएंगे। चलो जरा देखते हैं। पैटर्न बनाना है। सबसे पहला होगा मिट्टी, तो ई से शुरू होना चाहिए, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए। फिर दूसरा ऑप्शन बीज डालेंगे अपन, बीज डालेंगे तो होगा डी, दोनों में कोई भी हो सकता है। फिर जैसे बीज डालोगे तो फिर पानी डालना पड़ेगा, तो बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ये वाला गलत हो गया, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलते हो तुम? मस्त लगा, मजा आया? चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन में इसमें कुछ टाइपिंग एरर है, वी कैन स्किप इट फॉर नाउ। ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं मेरे साथ, देखते हैं इस वाले क्वेश्चन पे क्या कहता है। इस वाले क्वेश्चन पर लिखा है, क्या लिखा है भैया, फूल को गुलाब। एकदम इसी पैटर्न का क्वेश्चन अभी आरक्षक के पेपर में पूछा था। ये वाला जो पैटर्न है रीजनिंग का, ये उसका फेवरेट चल रहा है। आसान और टफ बाद में समझेंगे, पेपर में पूछ रहा है, अपन को एक बार करके जाना है। बोल रहा है भैया फूलों को गुलाब, लिली को लिली, नहीं, फूलों में गुलाब को लिली, लिली को गुड़हल, गुड़हल को कमल और कमल को चंपा बोल दिया हमने। तब से पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। हम लोग जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प होता है वो लोटस मतलब कि कमल होता है, लेकिन इसका जवाब मैं कमल नहीं लगा कर आऊंगा। कोड की भाषा में कमल को उसने क्या कहा है, कोड की भाषा में उसने कमल को चंपा कहा है, तो कोड की भाषा में उसको जवाब दूंगा और बोलूंगा चंपा। समझ गए? आइए अगला वाला क्वेश्चन कहता है, ये मैंने बोला ना इस बार उसने बदतमीजी करी है, तो मैं क्या करूं, मुझे उस चीज को मेंटेन रखना पड़ेगा। उसने इस बार बोला मैं रीजनिंग पूछ रहा हूं, साइंस के 2 क्वेश्चन डाल दिए थे। कर लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया ये हमने आपको जो है कथन दिया हुआ है, ये हमने आपको कथन दिया हुआ है, ये आपको कारण दिया हुआ है, आपको वही कथन कारण के हिसाब से चीजों को सेट करना है। तो बोल रहा है स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है। सही बात है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, जो आप जो है विल्किंसन ब्लेड जैसे दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो ब्लेड जो यूज होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। तो बोल रहा है क्या स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है? हाँ मिश्र धातु है, सही बात है। फिर वो कह रहा है स्टेनलेस स्टील के जो अवयव हैं लोहे, कार्बन, क्रोमियम और निकल के होते हैं। एकदम सही बात है। उसमें जो अवयव हम लोग डालते हैं, मतलब उसमें जो हम लोग कंपोनेंट जो यूज करते हैं वो लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल के ही यूज करते हैं। तो कथन सही है, कारण सही है, उसकी जस्टिफिकेशन भी सही मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मैंने टिक कर दिया। सही है, चलो आ जाओ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा इसमें भी थोड़ा टाइपिंग एरर है, वी कैन स्किप दिस फॉर नाउ। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन सुनते हैं क्या कहता है। इस वाले क्वेश्चन पर लिखा हुआ है
हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है दिए गए अनुक्रम में खोई हुई संख्या क्या होगी, मतलब ये वाली चीज आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है भाई, मैं उसको निकाल के दे दूंगा। देखो यहाँ पर थोड़ा खुल के लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकूं मैं। 1 6 15 फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है 45, फिर है 66 और 91। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि 1 और 6 में 5 का फर्क है, 15 और 6 में 9 का फर्क है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 4 का फर्क हो गया है। ठीक है ना, यहाँ देखता हूँ मैं 6 में से 5 जाएगा 1 और 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ देखता हूँ मैं 11 से 6 जाएगा 5 और 8 में से जाएगा 2। यहाँ भी देख रहा हूँ मैं 4 का फर्क है। तो आप नोटिस कर रहे हैं ये दरअसल एडिशन ऑफ एडिशन है, मतलब 5 में 4 जोड़ा तो 9, 9 में 4 जोड़ूंगा तो आना चाहिए 13। तो यहाँ पर जो है 13 जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 13 जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 28। ठीक है, अब अगर मैं सही कर रहा हूँ तो बस चेक करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो 13 और यहाँ पर जो फर्क है, यहाँ पर जो फर्क है वो मेरे को मिलना चाहिए 17 का, और ये बन जाएगा अपने आप 4 और ये बन जाएगा अपने आप 4। देखो प्रॉब्लम को सेट कर दिया ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 28। तो मैं इसका जो आंसर टिक करके आऊंगा वो टिक करके आऊंगा 28। क्या बोलते हो तुम, मजा आया? ओके हैं आप लोग इसमें, बेकार है? चलो एक बार इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो। हाँ, ऐसा सही जोड़ी वाले क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत दे रहा है, तो आपको जो है इस वाले क्वेश्चन को इत्मीनान से सीख लेना है। ठीक है, चलो आओ इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शंस में आगे पीछे हो गया है, अपन ऑप्शंस को अदरवाइज नहीं लेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा, उसी को फटफट अपन कंसीडर कर लेंगे। ऑप्शन में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, जाने दो। यहाँ पर नोटिस करते हैं, ये है पंचभुज, ये है मतलब ए का हो जाएगा 3rd, बहुत ही बढ़िया। और फिर वो कहता है बी, ये है मेरे पास षटभुज, बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। सी, ये दरअसल एक समचतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, जब आप मेरे से ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब इस चीज को समझेंगे कौन सा क्या होता है। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, और ये है मेरा एक समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपेजियम, तो डी का हो जाएगा सेकंड। ये इसका सही जवाब है। सही जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, तो इनको आराम से रिलैक्स होकर मेरे साथ सीख लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन, आइए आइए हमारे बिहार में, आइए पढ़िए सवाल को। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, उन्होंने आपको ना 5 नंबर दे दिए हैं, ठीक है भाई, और बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वंस प्रोवाइडेड। बोल रहा है कि हमने आपको 5 नंबर दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे नंबर हैं जो सही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है। तो 5 नंबर दे दिए, इसमें से कुछ ऐसे नंबर हैं जो सही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको बताना है कि वो कौन सा है और वही उसका ऑप्शन बन जाएगा। तो अगर मैं देखूं, ये जो है वो है 11 का स्क्वायर, ये जो है वो है 13 का स्क्वायर, ये जो है वो है 15 का स्क्वायर, ये जो है वो है 17 का स्क्वायर, और ये जो है वो है 18 का स्क्वायर। तो उसने इसे स्क्वायर स्क्वायर बनाकर दे दिया है। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, और ये एक प्राइम नंबर है, लेकिन जो 15 है और जो 18 है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो जो 15 और जो 18 है वो इस क्रम में मुझे अलग दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन अलग दिखाई दे रहे हैं? एल और एन। तो एल और एन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस पर मैं टिक करके चला आऊंगा। ठीक है, बेकार है, यहाँ तक आप लोग कंफर्टेबल है? आगे बढ़े, चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये रैंकिंग का सवाल है। तो रैंकिंग में भी जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी हम लोगों को रिलैक्स होकर मेरे साथ सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आ जाओ समझते हैं। तो 5 मित्र एक पंक्ति पर बैठे हुए हैं, ये रही वो पंक्ति, और मैं मान लेता हूं कि उनका जो फेस है इधर उत्तर की तरफ होता होगा। अगर उनका फेस इस तरफ होगा तो ये वाला जो मेरा हाथ है ये दायां हाथ है, मतलब कि ये राइट वाला डायरेक्शन होगा, और ये जो है मेरा बायां हाथ है, मतलब कि ये लेफ्ट वाला डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया। बेकार, यहाँ तक अपन लोग कंफर्टेबल है? अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 मित्र एक पंक्ति पर बैठे हुए हैं, रीमा और उत्कर्ष दोनों छोर छोर पर बैठे हुए हैं। तो ये आ गई भाई रीमा और ये आ गया भैया उत्कर्ष। मैंने आपसे मन से बना दिया है रीमा को इधर और उत्कर्ष को उधर। मैं चाहूं तो इसे आगे पीछे कर सकता हूं, उत्कर्ष को उधर कर दूं, रीमा को उधर कर दूं, मेरा मन। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। वो आगे चल के सेट हो जाता है वैसे अपने आप, अभी मैंने ऐसे रैंडमली कर दिया है। फिर वो कह रहा है डेविड जो है भैया बीच में बैठा हुआ है, तो ये आ गया डेविड जो कि बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है अहमद रीमा के ठीक दाएं बैठा है। अहमद जो है रीमा के ठीक दाएं बैठा है। देखो मुझे ना रीमा को इसी कोने में बैठाना होगा, तभी उसके दाएं जो है जगह खाली रहेगी। और वो बोल रहा है कि जो अहमद है वो उसके ठीक दाएं होना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में जो अहमद यहीं पर आएगा, और जो एक इंसान बच गया है वो यहाँ पर चला आएगा। जो भी बचा हुआ उसका नाम तो मेरे को भी पता नहीं है, बाद में समझेंगे क्या नाम है उसका। तो ये जो मैंने आपको पैटर्न सेट करके दिया, ये दरअसल पैटर्न है उनके बैठने का। वो लोग इस तरीके से जो है एक रो में एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। कंफर्टेबल है वो लोग? यहाँ तक समझ में आ गई? फोटो मैंने कैसे ड्रॉ करी है, आगे बढ़ूं। अब वो कह रहा है कि बाएं से दाएं सही बैठने की व्यवस्था कौन सी होगी। बाएं से दाएं मतलब मुझे यहाँ चलना है, मतलब मेरे को बाएं से दाएं की तरफ जाना है, तो आपको क्रम बताना है। तो सबसे पहले आएगी रिया, रीमा, तो ये हो गया फर्स्ट, मतलब ए से शुरू होना चाहिए, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है भाई, फिर आएगा अहमद, वो आना चाहिए सेकंड पर, तो मेरा उसके बाद बी लिखा हो, तो ये भी गलत हो गया। तो ये जो मेरा पैटर्न है ऑप्शन नंबर 1 वो मेरा एकदम सही पैटर्न मेरे को दिखाई दे रहा है कि जेनी यहाँ पर होने वाली है, तो ये मैंने कर दिया जेनी। ठीक है, तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कंफर्टेबल है आप लोग? पता चला? ओके है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में एकदम भर भर के अभी पूछे जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो रीजनिंग है मेरे साथ उसमें जो न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है उसे एंजॉय किया होगा। और आने वाली क्लास में मैं इसी तरह के नए नए पैटर्न के क्वेश्चन जो है आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।